बच्चों, स्वागत है आपका विक बूस्टर चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर, जिसमें इस चैप्टर को हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेशन क्या है? देखिए, बहुत बार लोग ना ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के साथ जोड़ते हैं। नहीं, ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो है ना, वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो और आउट करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन जाता है, आपके फूड के साथ जो ग्लूकोज का प्रिपरेशन हुआ उसके साथ रिएक्शन करता है, फिर आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? आप देख पा रहे हो कि इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं और रिलीज करते हैं, रिलीज आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। पता है आपको 21% उसका क्वांटिटी है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। देखिए, फिर है सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को क्या करते हैं? उसका ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारी बॉडी को क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड होता है। ठीक है, सेकेंड है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। देखिए, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है उसके लिए अलग अलग पाथवे है। क्या है वो? तो आप देख पा रहे हो, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, सबसे पहला प्रोसेस है। अब ग्लूकोज क्या है? मैंने उसके फॉर्मूला को बताया था, C6H12O6। मतलब उसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, C6H12O6 ये फॉर्मूला है। तो वो जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में, समझिएगा। और पायरुवेट क्या है? तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, मीन्स कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम है, विच टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये प्रोसेस जो होता है, मतलब कि ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ये कहाँ होता है? तो हमारे सेल के कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में वो ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। और ग्लूकोज 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, और जबकि पायरुवेट आपका 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। उसके बाद द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। दूसरा क्या है? पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इथेनॉल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी वो कन्वर्ट हो सकता है, विच टेक्स प्लेस इन ईस्ट, और ये ईस्ट में होता है। ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये प्रोसेस होता है। उसमें पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और ये ईस्ट में होता है, और प्रोसेस क्या होता है? वो फर्मेंटेशन। याद रखिएगा, इस प्रोसेस के जरिए अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 8 में, इसके बारे में। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है, जो मैंने बताया कि पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल और इथेनॉइक इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जो है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, मीन्स वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वाइल, जबकि द पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि आप ये भी देखते हैं कि पायरुवेट जो होता है वो फर्दर वो 3 कार्बन, यहाँ पे लिखा है कि वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, मतलब अगर उसे ऑक्सीजन मिले पायरुवेट को, जो कि मैंने बताया था 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज के डिवीजन के बाद हुआ था, और वो सारा प्रोसेस कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा, और ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है सो पावर हाउस होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, इमिट होता है। Since this process takes place in the presence of air, air means oxygen, ये एयर के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, अगर रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और उसमें हमने देखा था इथेनॉल बना था। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इसमें हुआ था। जबकि अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज करे, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा।
और कभी कभी क्या होता है बाबू, द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी जब हम लोग कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे बॉडी को उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में कमी हो जाता है, विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और तो फिर हमारे बॉडी में बनने लगता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बनने लगता है कब, जब हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। और क्यों, क्योंकि आपने विगरस एक्सरसाइज किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं आप या कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, देन उस टाइम हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन लैक हो जाता है और उसके कारण हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स, ठीक है। इससे क्या होता है, मसल्स क्रैम्प आता है ना, दर्द होगा, जैसे आपका ये थाई के निचले वाले हिस्से में या फिर आपका बैक साइड में, उसके साइड में बैक की तरफ पेन होने लगेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है कब, जब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है और हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, ये उस समय होता है। और ये भी एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। देखिए अब यहाँ पे लिखा है द होल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज सोन बिलो। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसे आप समझ सकते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन अब्सेंस हो, ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ये किस में होता है, ईस्ट में। समझ रहे बात को, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये किस में प्रोसेस हो रहा है, तो ईस्ट में। यहाँ फिगर को आप और क्लियर में देख सकते हैं कि देखिए ग्लूकोज था जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो आगे फर्दर डिवाइड हुआ था पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये प्रोसेस हुआ था कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब आगे में फर्दर ये पायरुवेट अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, तो ये इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ईस्ट में, ऐसा होता है। सेकेंड, अगर हमारी बॉडी में जब आपने विग्रेस एक्सरसाइज किया, हार्ड वर्क किया और आपके बॉडी में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हुआ, तो उस समय क्या होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हमारे मसल्स में। और अगर ऑक्सीजन एक सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके बॉडी को मिल गया, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्या फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी, ठीक है, जो कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझ गए आप, ओके। देखिए अब यहाँ पे है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब होता क्या है, जो एनर्जी इस प्रोसेस में निकला, ठीक है, जो भी रिलीज हुआ आपने देखा रेस्पिरेशन में, अब ये क्या होता है, सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज। ये एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। एटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है विच इज यूज टू फ्यूल। ये फ्यूल के रूप में हमारे बॉडी में यूज किए जाते हैं जितने भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज चल रहा है। मैंने बताया कि हमारे बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स है और वो सारे ऑर्गन्स अपने फंक्शन को कर रहे हैं और उनके फंक्शंस को करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलेगा किससे, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। समझ रहे बात को। अब क्या है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, वो टूट जाता है, गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस के जरिए, एंडोथर्मिक आप समझ रहे हो, जिसमें एनर्जी का क्या होता है, मीन्स रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें एनर्जी निकलता है ऑटोमेटिकली, तो उसे तो एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ रखा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है। समझ रहे बात को, इमिट नहीं होता, निकलता नहीं है, बल्कि वो इन्वॉल्व होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, वो सेल में होता है और ये एटीपी टूट करके वापस आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपके ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे वो प्रॉपर वे में अपना फंक्शन करता है। सेकेंड आप क्या देखेंगे, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। आप देखेंगे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिश वगैरह, उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ना, वो बहुत तेज होता है। उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। रीजन क्या है, किसके कंपैरिजन में, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, ठीक है। मैंने बताया कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। देखिए हमने देखा है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हो, 16-17 टाइम्स, 16-17 बार। लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है। एंड रीज़न,
एंड रीज़न बिहाइंड दिस इज़ ये है कि जो ऑक्सीजन का क्वांटिटी है वाटर में वो कम है, ठीक है। जैसे आप जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो रह रहे हैं लैंड में और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर का, लेकिन जो ऑक्सीजन है जो वाटर में डिसॉल्व है उसका क्वांटिटी बहुत कम है, और उस ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आप देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को दोनों में डिफरेंस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आप जानते हो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। मैंने एग्जांपल दिया था वो ईस्ट में जो फर्मेंटेशन होता है, या फिर हमारे बॉडी में कभी कभी जब हम लोग हार्ड वर्क कर रहे होते हैं उस समय हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड क्या है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में हो जाता है। सेकेंड क्या है, इंड प्रोडक्ट जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर, जबकि इसका इंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, जिसके कारण मैंने बताया था मसल्स क्रैम्प भी आते हैं, ओके। सेकेंड क्या है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है 32 ATP के आसपास, एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होता है। अगर ये वो पूछे आपसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में, देन यू शुड गिव द आंसर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसमें एनर्जी 32 ATP जबकि इसमें 2 ATP के आसपास होता है, समझ रहे। उसके बाद आप यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख सकते हैं। यहाँ पे नेजल पासेज है और ये माउथ कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंग्स, ये सारे पार्ट्स हैं। एयर जो होता है वो हमारे नॉस्ट्रल्स के जरिए, जो नोज में होल है, जो नाक में छेद है, उसके थ्रू इंटर करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, वो फिल्टर करते हैं उस चीज़ को। म्यूकस भी होता है, म्यूकस का काम है वो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसको, वो स्टिकी मटेरियल होता है वो उनको चिपका देता है, म्यूकस जो हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड आप देख रहे हो फेरिंग्स देख रहे हो, उसके बाद लेरिंग्स भी देख रहे हो जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर आप ट्रैकिया देख पा रहे हो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना, ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव पार्ट है, ये हमारे विंड पाइप को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। फिर आप लंग देख पा रहे हो जो कि रिब केज के अंदर है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली को आप देख पा रहे हो, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बलून के जैसा, जिसमें एयर क्या होता है, भरता है, और उसमें पाए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं ओनली, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, और हेमोग्लोबिन को बहुत एफिनिटी होता है किससे, ऑक्सीजन से। तो वो ऑक्सीजन को इधर से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो पूरा ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं। ब्रोंकाई आप देख पा रहे हो, ब्रोंकियोल्स देख पा रहे हो, ठीक है, ये सारा है, ओके। अब बात कर रहा है पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कैसे पास कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया नॉस्ट्रिल, वो जो नोज में होल्स बने हुए हैं, ठीक है, नोज में होल्स है, वो नॉस्ट्रिल है। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, वहाँ से एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। फिर है नेजल पासेज, ठीक है, इट इज़ अ चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज। ये क्या है, नोज के अंदर का वो जो रास्ता है, जो पाथ है जिसके थ्रू वो एयर अंदर जाएगा, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो नेजल पासेज कह रहे हैं, ओके। फिर आप देख पा रहे हो इसमें लिखा है नेजल कैविटी। देखिए कैविटी क्या होता है, जो भी ओपन जगह होता है, खुला जगह होता है, उसको कैविटी कहते हैं। जैसे देखिए हमारा माउथ है, माउथ में होल है, छेद, तभी तो खाना अंदर डालते हैं ना, तो ये माउथ कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी। उसी तरह से नोज में भी क्या है, होल है, छेद है, तो उसे नेजल कैविटी कहेंगे। समझ रहे बात को। इट इज लाइन विथ हेयर्स, उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, म्यूकस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इट वार्म्स, ये उसे हवा को क्या करता है, वार्म करता है, मॉइस्चराइज, ठीक है, एंड फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेज द लंग्स, और एयर को वो फिल्टर भी करता है। एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको क्या करता है, फिल्टर भी करता है। फिर यहाँ पे फेरिंक्स है, ये क्या है, इट कंटेन्स रीब्स ऑफ कार्टिलेज। इसमें क्या होते हैं, रीब्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सॉरी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। विच, और कार्टिलेज क्या होता है वो आपको पता है,
ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बोन नहीं कह सकते आप इसे, ठीक है, बोन नहीं कह सकते कार्टिलेज को। विच इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कॉलेप्स, वो एयर सही तरीके से पास हो, एक प्रॉपर वे में पास हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो लेरिंग्स के बारे में, ठीक है। लेरिंग्स आप देख पा रहे हो, लेरिंग्स क्या है, तो इट हाउसेज द वोकल कोड एंड मैनिपुलेट स्पीच एंड वॉल्यूम। ये क्या है, यहीं से हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो वो वाइब्रेशंस के थ्रू, और वो कहाँ हो रहा है, लेरिंग्स में, विच इज़ एसेंशियल फॉर फोनेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ट्रैकिया। क्या है ये, ट्रैकिया। ट्रैकिया का वर्क क्या है समझिए, फेरिंग्स स्प्लिट इनटू ट्रैकिया, वो फेरिंग्स टूट जाते हैं अंदर जाकर के ट्रैकियाज में, एंड इसोफेगस, ठीक है। और किस में, इसोफेगस में, इट कनेक्ट्स द लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स टू द ब्रोनकाई, ये ब्रोनकाई के साथ उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। लेरिंग्स को ब्रोनकाई के साथ कनेक्ट कर रहा है। ऑफ द लंग्स इट प्रोवाइड एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, और ये एयर को फ्लो करवाता है अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर जा पाता है। फिर इसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है, ब्रोनकाई। क्या है ये, ब्रोनकाई, दे आर द मेन पैसेज वे इनटू द लंग्स, ये मेन रास्ता है। दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द विंड पाइप, और ये फैले हुए हैं कहाँ तक, विंड पाइप में, दैट शटल एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स, ये एयर को अंदर बाहर होने में मदद करते हैं। द ऑक्सीजन गोज टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव द लंग्स थ्रू देम, और यहीं से ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, लंग्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लंग्स को लीव करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोनकायोल से ब्रोनकाई गेट स्मॉलर, ब्रोनकाई फर्दर और छोटे छोटे हो जाते हैं, ब्रांच के ऐसा हो जाते हैं। व्हेन दे रीचेस क्लोजर टू लंग्स टिश्यू एंड आर कॉल्ड ब्रोनकायोल्स, दे आर द पैसेज वेज बाय विच एयर पासेज थ्रू द नोज और माउथ टू द एल्वियोली, और यहाँ से एयर फिर कहाँ चला जाता है, एल्वियोली में, ठीक है। एल्वियोली मैंने बताया था वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज होता है। अब एल्वियोली क्या है, तो बोलता है कि दे आर स्मॉलर ट्यूब्स, ये छोटे छोटे से ट्यूब्स होते हैं, which finally terminate in balloon like structure, फिर वो आगे जाकर के balloon like structure में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको alveoli कहते हैं। they allow oxygen and carbon dioxide to move between the lungs and blood stream, ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ले करके, इन्हीं में ब्लड कैपिलरीज होता है, मैंने बताया उसमें हेमोग्लोबिन होता है, और वो हेमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसके बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी में उसको आगे फ्लो करवाता है, ठीक है। ओके, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ जाएंगे उसमें। ब्लड कैपिलरीज तो आप देख पा रहे हो, दे आर द साइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू अदर टिश्यूज इन द बॉडी, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज को। दे ऑल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल एंड रिटर्न टू द वेन। देखिए ब्लड जो है वो हमारा मेन ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम है। आपको पता है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ले जाता है, ठीक है। एंड जब वो वापस रिटर्न हो रहा होता है तो जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल बने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये चीज़ों को ला करके वापस से लंग्स में छोड़ भी देता है, वेंस में छोड़ भी देता है, तो वो ब्लड कैपिलरीज हो गए, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी टैबुलर फॉर्म में सजाया है इसे, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, तो एक साइड में लिखा है इनहेलेशन, सेकेंड साइड में है एक्सहेलेशन। इसमें लिखा है ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक्स कैविटी, जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी कहते हैं, ये क्या होता है, तो एक्सपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। जब आप सांस लेते हो ना तो ये हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है। जबकि जब आप एक्सहेलेशन करते हो, जब उससे आप निकालते हो तो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाते हैं, ठीक है। जो हमारा थोरेसिस कैविटी है या फिर चेस्ट कैविटी आप कह सकते हो, वो क्या हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। दूसरी बात है कि इसमें रिब्स जो होते हैं वो लिफ्ट अप, रिब्स उठते हैं जब आप ऑक्सीजन को भरते हो, मतलब गैसेस को भरते हो, तो रिब्स हमारा लिफ्ट अप होता है। जबकि इस केस में रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, रिब्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं, ओके। सेकेंड क्या है, डायफ्राम, ठीक है, बिकम फ्लैट इन शेप, ये जो हमारा डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, वो पूरा सीधा हो जाता है। जबकि इस केस में डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप में हो जाता है, डोम समझते हैं ना, ठीक है, जिसको हम लोग गुंबद कहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे में क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर्स द लंग्स, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एयर आपने भरा,
ठीक है, इनहेलेशन किया, हवा आपने लिया अंदर की ओर, तो यहाँ पे जो है सो वॉल्यूम क्या होगा, लंग्स का इंक्रीज होगा जब एयर हमारे लंग्स में इंटर करेगा, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है लंग्स का वो डिक्रीज कर जाता है एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, एयर क्या होते हैं, लंग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली, ब्लड एंड टिश्यूज। कैसे होता है ये गैस एक्सचेंज, कैसे होते हैं वो समझिए। जैसे कैसे ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है कैसे। तो एयर जो कि रिच इन O2, देखिए जब हम लोग एयर को लेते हैं अंदर भरते हैं तो उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, रिच होता है, मीन्स ज़्यादा होता है। रिच इज ब्लड विच कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन, और वो हेमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं। मैं बार बार इस हेमोग्लोबिन का नाम ले रहा हूँ और मैं ये भी बताते चल रहा हूँ कि जो हेमोग्लोबिन है उसको बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यस, इसीलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है इन RBC एंड O2 इज रिलीज्ड इन, ठीक है, वो O2 को क्या करता है, ले लिया। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो एल्वियोली टिश्यूज थ्रू ब्लड वेजल, ठीक है, एल्वियोली टिश्यू थ्रू ब्लड वेजल, तो मैंने बताया कि वो उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि CO2 इज रिलीज्ड इन ब्लड एंड डिजॉल्व इनटू इट एंड कैरिड बाय ब्लड वेजल। ठीक है, CO2 क्या होता है, रिलीज्ड इन ब्लड, है ना, एंड डिजॉल्व इनटू इट, वो उसमें घुल जाते हैं और वापस जो है जब ब्लड रिटर्न होता है तो फिर उसे लेकर के लंग्स मिला के छोड़ देते हैं। अब इसमें है CO2 इज रिलीज इन ब्लड एंड डिजॉल्व इनटू इट एंड कैरिड बाय ब्लड वेसल। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एल्वियोलर सैक विच इज सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस पूरी चीज को हम लोग समझेंगे जब हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे अभी जस्ट इसी चैप्टर में, तो हम लोग समझेंगे कि कैसे वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से हार्ट के पास आता है, फिर उसे वो लंग में ट्रांसफर करता है और फिर वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो वो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसे यूज कर रहे हैं, जबकि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना, प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर दैन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखिए प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन के ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू, ये कहाँ से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मीन्स जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है, और जब वो फोटोसिंथेसिस कर चुके होते हैं फिर उनको वापस से ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट्स कहाँ से करते हैं, तो पहला यहाँ लिखा स्टोमेटा इन लिप्स, मैंने कल ही दिखाया था, मतलब सेकेंड लेक्चर में, जो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर थे उसमें मैंने दिखाया था कि जो हमारा लीफ है प्लांट का उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और वहाँ पे मैंने दिखाया था गार्ड शेल्स, मैंने ये भी बताया था कि कैसे वो उसे ओपन करते हैं, कैसे वो उसे क्लोज करते हैं। ठीक है, कि जब वाटर ज़्यादा उसमें आने लगता है तो स्वेल करके ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वाटर को जब लॉस करते हैं तो श्रिंक कर जाते हैं, मैंने ये सारा बात बताया। तो स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सेकेंड है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स मैं बता दूं, प्लांट्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे से कट होते हैं उसके स्टेम में, अगर आप प्लांट्स के स्टेम को देखें तो स्टेम में छोटे छोटे से कट होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, उसके थ्रू भी वो गैसेस एक्सचेंज करता है। एंड थर्ड यहाँ लिखा है जनरल सरफेस ऑफ द रूट, रूट के थ्रू भी करते हैं, ये समझ रहे बात को। ओके, अब आगे आप देख पा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन, तो आप देखोगे कि ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। देखिए हमारा ह्यूमन बींग्स में क्या है कि रेगुलर चाहिए एनर्जी, फूड चाहिए, मीन्स उसे एनर्जी प्राप्त होगा क्योंकि हमारे ऑर्गन्स तो रेगुलर काम कर रहे हैं ना, तो उनको रेगुलर से एनर्जी भी सप्लाई करना होगा, उसके लिए फूड को जो डाइजेस्ट हो गया है उसके न्यूट्रिएंट्स को भेजना होगा इधर उधर। अब ये फंक्शन करेगा कौन, तो ये फंक्शन करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें कौन कौन आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आते हैं जरा समझ लेंगे आप। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट, ठीक है, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पुश करता है, पूरा बॉडी में क्या करता है उसको पुश कर करके भेजता है। ठीक है, जबकि आर्टरीज एंड वेन्स है, ये ब्लड वेजल्स हैं, वो पाइप जो ब्लड को लेके जाएंगे, समझ रहे बात को, आर्टरीज एंड वेन। फिर क्या है, ब्लड है एंड लिम्फ है। ठीक है, ये भी सर्कुलेटरी मीडियम है। ओके, अब हम यहाँ पे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे ह्यूमन बीइंग का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरीज हैं। अब बोलेंगे ये पल्मोनरी आर्टरीज क्या होते हैं, समझिए। पल्मोनरी वेन से शुरू करते हैं, आर्टरी तो बाद में। पल्मोनरी वेन क्या है, ये जुड़े होते हैं हमारे लंग्स के साथ।
ठीक है। ये जो पल्मोनरी वेन है ये हमारे लंग्स के साथ कनेक्ट है, समझ रहे बात को। वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इंटर करता है, यहाँ पे वाल्व है, ठीक है, इसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर करता है, यहाँ पे आपका वाल्व है, ठीक है। वाल्व समझते हैं आप, जो किसी मटेरियल को एक साइड ही फ्लो करवाता है, ठीक है। अब ये इधर से आकर के यहाँ चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से वो क्या होता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और वापस रिटर्न जब होता है तो वो आता है किधर से, वेना कावा, उसको बोलते हैं हम लोग, एरोटा तो नीचे चला गया, वेना कावा के थ्रू यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग राइट एट्रियम कहेंगे। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। यहाँ से ये इंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर इसके थ्रू होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए वापस लंग में चला जाएगा, ठीक है, जहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारा हार्ट का फिगर है जो कि फिस्ट लाइक होता है, और ये कार्डिक मसल्स का बना हुआ है, इसीलिए जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब ये फंक्शन कैसे करता है, तो इसमें है कि द लंग सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू दी लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। देखिए जो लंग है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, भी ऑक्सीनेटेड ब्लड आप कह सकते हैं, उससे वो लेफ्ट एट्रियम, यहाँ लिखा है कि ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, वो कहाँ पे ले जाता है, हार्ट के पास ले आता है। लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड इंटर करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर वो जो लेफ्ट एट्रियम है रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। वहाँ से फिर वो ब्लड मतलब वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होकर के, सिकुड़ करके उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को भेज देता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ रहे, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, समझ रहे बात को। ये सेकेंड चैम्बर में इंटर किया लेफ्ट वेंट्रिकल में। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड होता है व्हेन इट रिसीव ब्लड, जब वो ब्लड को ले लेता है। द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द बॉडी देन द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर वहाँ से जब ब्लड आगे जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लिखा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी को पूरा मिल जाता है फिर वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वो ब्लड के साथ जुड़ जाता है जिसे हम लोग डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर, अब वो आता है अपर चैम्बर में मीन्स राइट एट्रियम में, ठीक है, और वो एक्सपेंड हो गया राइट एट्रियम। फिर लिखा है द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर दैट इज द राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड को भेज देता है कहाँ पे, तो राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद इट ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर वो उस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए कहाँ भेज देता है, लंग्स में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल्स सो दैट दे पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। अब देखिए राइट वेंट्रिकल जो होता है उसका वो थिक मसल्स का बना होता है, समझ रहे बात को। रीज़न क्या है, तो क्योंकि उन्हें ब्लड को पंप करना होता है अलग अलग ऑर्गन्स में, समझ रहे बात को। उनके पास प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको बर्दाश्त करने का क्षमता भी होना चाहिए, और इसीलिए उनका जो वॉल होता है वो थिक होता है, समझ रहे, वो थिक होता है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने वाल्व का जिक्र किया था, तो इसमें क्या है, वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात है कि वाल्व जो होता है वो इंश्योर करता है दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स। मैंने बताया था वाल्व क्या करता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है, ठीक है, ब्लड को रिटर्न नहीं होने देता। व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो वो ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इसके लिए वाल्व लगा होता है ना, हमारे हार्ट में। देखिए अब अगर ये पूछा जाए कि कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, तो डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। रीज़न ये है कि ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है ना वो हार्ट में 2 बार इंटर करता है। एक बार मैंने बताया था कि वो ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया था, पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो पूरा हार्ट में फैला, ठीक है, वो लेफ्ट साइड के लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल इधर मूव किया और फिर वापस से लंग में नहीं चला गया, हार्ट में वापस आया, ठीक है, वापस से आ करके और उसके बाद जो है सो हमारा लंग्स में गया था। मीन्स हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स आया, ठीक है, एक बार तो स्टार्टिंग में ही ऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो वापस से फिर कहाँ आया, हार्ट में, उसके बाद वो लंग्स में गया। तो ये 2 टाइम हमारे हार्ट में इंटर किया, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे है पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो इसमें क्या था, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। इसमें क्या था कि ब्लड मूव किया हार्ट से, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिखा है ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। वो गया लंग्स के पास और वापस फिर कहाँ पे आया, हार्ट के पास आया। और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स
फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो पूरा बॉडी में फैला एंड बैक टू द हार्ट, और वापस कहाँ पे आ गया, हार्ट के पास। ठीक है, अब हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे जो कि मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ब्लड है क्या, तो ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखिए बॉडी के लगभग जितने भी ऑर्गन्स हैं सब तक ब्लड का पहुंच है। ठीक है, सब जगह पहुंचता है। ठीक है, आपके मान लीजिए कि पैर में भी अगर जख्म है, उंड है, जिसको घाव कहते हैं, उंड, तो जब आप मेडिसिन लेते हैं, पिल्स लेते हैं, तो पिल्स वहाँ भी काम कर जाता है उस घाव में भी, क्योंकि ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले जाता है। ठीक है, और वो ठीक करवा देता है। तो ब्लड है क्या, तो ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, विच इज़ फ्लूइड इन नेचर, और ये फ्लूइड है। ठीक है, बहने वाला। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जिसको ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, इसका सॉलिड कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कि इसमें आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, it carries oxygen O2 and CO2 and also contain hemoglobin which impart red color to the blood। अब देखिए आरबीसी होता है इसका, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कह सकते हैं, यही ऑक्सीजन को कैरी करता है क्योंकि इसी के पास होता है हेमोग्लोबिन, एंड CO2 को भी जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाता है, एंड ऑल्सो कंटेन हेमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर टू दी ब्लड। ये ब्लड का हमारा रेड कलर का होना वो आप जानते हैं हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, हम लोग बोलते हैं सोल्जर है हमारे बॉडी का, सिपाही है, फाइट करता है डिजीज से। तो WBC इट प्रोवाइड्स बॉडी डिफेंस, ये बॉडी को डिफेंस देता है, सुरक्षा देता है, बाय इनगल्फिंग द जर्म्स, ये जर्म्स को खा जाता है, समझ रहे हैं, हाँ उसे खा जाता है जर्म्स को, एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते रहते हैं जो कि डिजीज से, वो डिफरेंट टाइप के पैथोजन से हमारा बॉडी फाइट कर पाता है, लड़ पाता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी, बहुत बार आपको चोट लग जाता है, अगर वो हल्का फुल्का चोट है, थोड़ा बहुत कटा है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, और वहाँ से ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये जो है सो ब्लड प्लेटलेट्स का काम है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी, जब आपको इंजरी होता है, चोट वगैरह लगता है, तो होता क्या है कि वो ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। लिक्विड कंपोनेंट, अब इसका जो लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या है, प्लाज्मा। इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड, ये येलो कलर का फ्लूइड है, विच कंटेन 90% वाटर, इसमें 90%। फिर है लिक्विड कंपोनेंट्स, प्लाज्मा। इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड, ये येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें 90% वाटर है और 10% क्या है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझिए लिक्विड कंपोनेंट में प्लाज्मा है जो कि येलो कलर का फ्लूइड है, और विच कंटेन 90% वाटर है, और इसमें 10% क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, देखिए अब हम लोग बात करेंगे लिम्फ का। लिम्फ क्या है, तो इट इज़ अ येलोविश फ्लूइड, ये येलो कलर का फ्लूइड है विच एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये है क्या, ये येलोविश फ्लूइड है, और ये भी ब्लड को हेल्प करता है एक तरीके से, विच एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाता है इन द इंटरसेलुलर स्पेस। इट कंटेन्स लेस प्रोटीन दैन ब्लड, इसके पास प्रोटीन जो होता है वो ब्लड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। और इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। अब ये क्या करता है कि ये जो हमारे जर्म्स भी है ना, ठीक है, उन्हें भी मारने का काम करता है। ठीक है, आपने सुना होगा लिम्फोसाइट्स के बारे में, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, ये जर्म्स को भी किल करते हैं। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को भी कैरी करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। मतलब ब्लड से जो कुछ लीकेज हो जाती हैं चीज़ें, उसको वापस ले जा करके वापस से ब्लड को ये पहुंचा देती हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये ब्लड का असिस्टेंस कह सकते हैं, ब्लड का एक तरीके से हेल्पर होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स, तो ब्लड वेजल्स के टाइप्स को देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल का 2 टाइप होता है, एक आर्टरीज है और एक क्या है, वेंस। अब ये आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंसेस है वो आप समझ जाएंगे। देखिए आर्टरीज क्या करता है, कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जाता है, हार्ट से जो ब्लड निकलता है ऑक्सीडेटेड ब्लड वो आर्टरीज के थ्रू ही जाता है। बस एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के और लंग्स में छोड़ता है। जबकि वेन जो होते हैं वो कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, वो वापस से हार्ट में ले आते हैं सब जगह से। लेकिन हाँ इसमें भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी वेन को बस आप छोड़ दीजिए। ओके, उसके अलावा जितने भी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद
आर्टरीज को हम लोग क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ये ब्लड को हार्ट से लेकर के निकला और अलग अलग ऑर्गन को ये सप्लाई कर देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल कहते हैं, जबकि इसे हम लोग कलेक्टिंग वेजल कहते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि बाकी सभी जगहों से वो ले आता है ब्लड को और हार्ट को देता है, इसलिए कलेक्ट करता है। ये थिक एंड इलास्टिक होता है, ठीक इसलिए क्योंकि देखिए जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है, तो उसे आर्टरीज ही एक तरीके से टॉलरेट कर सकता है, जबकि आपका जो वेन्स है वो थीन है एंड लेस इलास्टिक, है ना, वो कम इलास्टिक होते हैं और थीन होते हैं। अगला क्या है? यहाँ पर लिखा है डिप्सीटेड फार फ्रॉम द स्किन, ये स्किन से दूर होते हैं, जबकि सुपरफेशियल मतलब नियर टू द स्किन होते हैं आर्टरीज के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम लोग प्लांट्स के बारे में देख लेंगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, बट इससे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।